नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिक्स में आजकल फ्रीबीज बड़ी चर्चा में चल रहे हैं। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री बसें, फ्री स्कूटी, फ्री मिक्सी, फ्री गोल्ड भी दोस्तों। 8 ग्राम फ्री सोना शादीशुदा औरतों के लिए, इसकी भी एक समय पर बात करी जाती थी। बात यह है कि आजकल ये एक बड़ा डिबेट का मुद्दा बन गया है। एक तरफ लोग कहते हैं कि ये फ्री की रेवड़ी बांटना बड़ी ही खराब चीज है, अगर ऐसी फ्री में चीजें देते गए तो देश की श्रीलंका जैसी हालत हो जाएगी। दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि जनता के टैक्स के पैसे का इस्तेमाल करके जनता को ही फ्री चीजें देना, इसमें गलती क्या है आखिर? तो कौन सही है यहाँ पर? क्या इंपैक्ट पड़ता है एक्चुअली में फ्री सामान का, फ्रीबीज का, देश के ऊपर, समाज के ऊपर और लोगों के ऊपर? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। रेवड़ी कल्चर, रेवड़ीज, वो रेवड़ी है। रेवड़ी कल्चर आखिर क्या है? मैं बताता हूँ आपको फ्री की रेवड़ी क्या होती है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अपने दोस्तों के हजारों करोड़ रुपए के लोन फ्री में माफ कर देते हैं, ये फ्री की रेवड़ी है। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। दोस्तों, शायद सबसे पहली बार जब ये मुद्दा मीडिया में उठा था, बात थी साल 2006 की। तमिलनाडु में एक पॉलिटिकल पार्टी है डीएमके करके, उन्होंने एक अनप्रेसिडेंटेड ऑफर निकाला। उन्होंने कहा हम जनता को फ्री कलर टीवीज देंगे। 2011 में उन्होंने प्रॉमिस किया था कि स्टूडेंट्स को फ्री लैपटॉप दिया जाएगा पहला साल कॉलेज खत्म करने के। फ्री मिक्सीज और ग्राइंडर्स दिए जाएंगे बीपीएल फैमिलीज को। 35 किलो फ्री चावल भी दिए जाएंगे हर महीने। उस वक्त तमिलनाडु में जो इनके ऑपोजिशन में पार्टी थी एआईएडीएमके, उन्होंने पहले तो इस चीज को क्रिटिसाइज किया, ये कहकर कि ये क्या पॉपुलिज्म है, लेकिन साल 2011 में वो भी सेम ही चीज करने लग गए। इनफैक्ट वो इस फ्रीबी की लड़ाई को एक और ऊपर के लेवल तक ले गए। 2011 के अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने प्रॉमिस किया कि 20 किलो फ्री राइस दिया जाएगा राशन कार्ड होल्डर्स को। क्लास 11 से ही स्टूडेंट्स को लैपटॉप्स दिए जाएंगे, मिक्सर्स, ग्राइंडर्स सबको दिए जाएंगे। फ्री बस पासेस दिए जाएंगे सारे सीनियर सिटीजन्स को। और औरतों को लेट जयाललिता ने प्रॉमिस किया कि वो 4 ग्राम गोल्ड देंगी मंगलसूत्र के लिए गरीब लोगों को। नॉर्दर्न स्टेट्स की बात करी जाए तो साल 2006 में बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने स्कीम लॉन्च करी थी फ्री साइकिलें देने की SC/ST लड़कियों को। इसी स्कीम से इंस्पिरेशन लेकर साल 2008 में ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने भी सेम स्कीम लॉन्च करी। 10वीं क्लास की लड़कियों को फ्री साइकिलें दी जाएंगी। ये स्कीम कहा जाता है कि इतनी सक्सेसफुल हुई कि साल 2011 में वेस्ट बंगाल में CPI की सरकार ने इस स्कीम को लॉन्च किया। उस समय की ऑलमोस्ट सारी पार्टीज ने इन चीजों से इंस्पिरेशन ली। बाद में TMC हो गई, JDU ने बाद में 2014 में जाकर फ्री सैनिटरी नैपकिन्स दिए लड़कियों को। लेकिन इन पॉलिसीज में एक बड़ा मोड़ आया साल 2013 के बाद, जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीती और उन्होंने फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा और फ्री स्वास्थ्य जैसी स्कीम्स लॉन्च करी। ये स्कीम्स इतनी पॉपुलर हुई कि आने वाले सालों में कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने, कई पॉलिटिकल पार्टीज ने सेम चीजें ऑफर करी। 2016 में ओडिशा की सरकार ने कहा कि वो फ्री ड्रिंकिंग वाटर देंगे अर्बन पुअर को। पंजाब में कांग्रेस ने सेम चीज प्रॉमिस करी इलेक्शन से पहले। बीजेपी ने गोवा में सेव वाटर टू गेट फ्री वाटर स्कीम लॉन्च करी पिछले साल सितंबर में। लेकिन और डिटेल्स में जाने से पहले उस स्टेट पर वापस आते हैं जहां से फ्रीबीज अजीबोगरीब होनी शुरू हुई थी, तमिलनाडु। बात यह है कि 2013 में एक कंट्रोवर्सी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई थी जब तमिलनाडु गवर्नमेंट के खिलाफ कंप्लेन करी गई। कंप्लेन में कहा गया कि ये सरकार बेसिकली रिश्वत दे रही है जनता को। सेक्शन 123 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट डील करता है ब्राइबरी टू आइदर इन्फ्लुएंस वोटर्स और फॉर इंड्यूसिंग समवन टू कंटेस्ट और विड्रॉ फ्रॉम इलेक्शंस। लेकिन इस केस को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट दी थी कि ये ब्राइबरी नहीं है, फ्रीबीज देना जनता को कोई रिश्वत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया कि या तो एक एक्सपर्ट पैनल की फॉर्मेशन कर सकते हैं इस इशू को लेकर, या फिर एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि इस इशू पर एक्सटेंसिव हियरिंग करने की जरूरत है, जो कि अभी होगी। लेकिन सवाल यहां पर ये उठता है कि क्या ये फ्रीबीज सही है या गलत है? इस सवाल पर आने से पहले एक चीज वैसे क्लियर कर लेते हैं हम। फ्रीबीज एक ऐसी चीज है दोस्तों जो हर पॉलिटिकल पार्टीज देती है। प्रधानमंत्री मोदी इस चीज को क्रिटिसाइज करते हैं फ्री की रेवड़ी बोलकर, तो आपको ऐसा लगता होगा कि बीजेपी ये सब नहीं करती, लेकिन इस गलतफहमी में मत पड़िए। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। 2018 में तमिलनाडु के फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया था कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने खुद अम्मा स्कूटर स्कीम की इनॉग्रेशन करी थी। बीजेपी के मैनिफेस्टो में इसी साल स्कूटी प्रॉमिस करी गई थी अंडर रानी लक्ष्मीबाई योजना। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने फ्री सिलेंडर्स प्रॉमिस किए हैं होली और दिवाली पर। फाइनेंशियल हेल्प प्रॉमिस करी है 1 लाख की शादी कराने के लिए गरीब लड़कियों को। किसानों को फ्री बिजली 5 साल के लिए और फ्री लैपटॉप्स का भी प्रॉमिस है। 5 साल तक सारा बिजली का बिल भरना नहीं पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली देने वाला।
इसके अलावा बीजेपी पर काउंटर अटैक भी किया जाता है ऑपोजिशन पार्टीज के द्वारा ये कहकर कि एक्चुअली में फ्री की रेवड़ी उन बड़े बड़े बिलियनियर्स और क्रॉनी कैपिटलिस्ट को दी जा रही है, जिनके हजारों करोड़ रुपए के लोन माफ कर दिए जाते हैं कुछ पॉलिटिकल चंदे के एक्सचेंज में। सरकारी पैसे से इन लोगों ने सुपर रिच लोगों के, अरबपति लोगों के 10 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दिए, 5 लाख करोड़ रुपए का टैक्स माफ कर दिया। ये चीज आम आदमी पार्टी ने कही थी, आरजेडी के स्पोक्सपर्सन ने कही थी और रिसेंटली सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी ने कहा था कि एक नया एयरक्राफ्ट खरीदना, एक नई गाड़ी खरीदना, एक नया घर बनवाना, ये सब है एक्चुअली में फ्रीबीज जो प्रधानमंत्री अपने लिए करवा रहे हैं जनता के पैसों से, जब इन चीजों की जरूरत भी नहीं है। एनीवेज, अब अपने सवाल पर आते हैं, फ्रीबीज सही है या गलत, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य की, एजुकेशन और हेल्थ केयर। अब ये चीजें कोई ज्यादा डिबेट का मुद्दा नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर कोई एग्री करता है कि फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर देना एक नेसेसिटी है। अगर देश में इनइक्वालिटी को मिटाना है, गरीब लोगों को मौका देना है कि वो सेम लेवल पर आ पाए, स्टार्टिंग लाइन सेम करनी है, तो फ्री एजुकेशन तो मस्ट है। बीजेपी की पॉलिटिशियन निर्मला सीतारमन ने भी ये ओपनली कहा था कि हेल्थ और एजुकेशन को हम फ्रीबीज कंसिडर नहीं करते। इस चीज का ठोस एग्जांपल आपको दुनिया भर के डेवलप्ड देशों में भी देखने को मिल जाएगा, जैसे कि जो नॉर्डिक कंट्रीज है, नॉर्वे और फिनलैंड जैसी, वहां पर फ्री एजुकेशन है, ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि कॉलेज लेवल तक भी। कई केसेस में तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी फ्री एजुकेशन है, जो बाहर से लोग पढ़ने आते हैं उन देशों में, एज लॉन्ग एज वो उनकी लोकल भाषा में पढ़े। फिनलैंड में फ्री वोकेशनल कोर्सेज भी दिए जाते हैं। इनके कानून में बच्चों को द राइट टू फ्री मील्स भी गारंटी किया गया है। और इसका नतीजा क्या है कि फिनलैंड और नॉर्वे जैसे देशों में लिटरेसी रेट 100% है। डेनमार्क, जर्मनी, स्वीडन, ऑस्ट्रिया जैसे देशों में 99%। लेकिन वो डेवलप्ड कंट्रीज जहां पर ये एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे कि यूके और यूएसए, वहां पर कॉन्स्टेंटली इशू उठता है स्टूडेंट लोन्स का। बच्चे अपनी कॉलेज की पढ़ाई करते वक्त भारी कर्ज के अंदर डूब जाते हैं, उनके लिए जीना मुश्किल हो जाता है। हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा था कि एजुकेशन शुड नॉट बी अ बिजनेस प्रोडक्ट। और ऐसे युवा जो इतने कर्ज के अंदर डूबे हुए हैं, वो कहां से देश बदलेंगे, समाज को बदलेंगे, जब वो खुद का ही गुजारा नहीं चला पाएंगे। तो मुझे लगता है दोस्तों, इस पॉइंट पर तो हम में से हर कोई एग्री करता है एक दूसरे से, तो ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। उन पॉइंट्स पर आते हैं जो डिबेट का मुद्दा है। फ्री पानी का क्या? अब मुफ्त में अनलिमिटेड फ्री वाटर अगर जनता को दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा वेस्टेज होगी, लोग परवाह करना बंद कर देंगे, एनवायरमेंट के लिए अच्छा नहीं होगा और सरकार को भारी खर्चा भी उठाना पड़ेगा, इकोनॉमी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन दिल्ली में जो स्कीम लागू करी गई है, 20,000 लीटर पानी हर हाउस होल्ड के लिए हर महीना फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, उससे ज्यादा पर फुल कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि जितनी लोगों की जरूरतें हैं वो पूरी कर सकते हैं, लेकिन हर कोई उस लिमिट से नीचे रहना चाहेगा, तो लोग ज्यादा बचत करेंगे, पानी की कॉन्शियसली इस्तेमाल करेंगे। ओवरऑल इसका नतीजा क्या हुआ? और ज्यादा लोगों ने अपने घर में मीटर लगाने चालू कर दिए ताकि वो भी स्कीम का फायदा उठा सके। दिल्ली हाईकोर्ट में स्कीम को चैलेंज किया गया था और रिस्पॉन्स में दिल्ली जल बोर्ड ने इन्फॉर्म किया था कि मार्च 2015 में सिर्फ 8.57 लाख लोगों के घर में फंक्शनल वाटर मीटर्स थे। 2018 तक ये नंबर 14.67 लाख तक पहुंच गया और रेगुलराइजेशन हुई, जो कि अच्छी चीज है। इसका खर्चा कितना उठाना पड़ा सरकार को? 2019-20 के बजट में 468 करोड़ रुपीस दिल्ली गवर्नमेंट ने रखे इस वाटर सब्सिडी के लिए। अब अगर सरकार के पास इतने पैसे हैं तो ऐसा करने में गलत ही क्या है? और डेटा हमें दिखाता है कि दिल्ली का पूरे देश भर में एक्चुअली में फिस्कल डेफिसिट सबसे कम है, यानी सरकार कितना पैसा कमा रही है और कितना पैसा खर्च करने लग रही है। यही कारण है कि गोवा में बीजेपी के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने सिमिलर स्कीम लॉन्च करी थी पिछले साल सितंबर में, सेव वाटर टू गेट फ्री वाटर। इसमें घरों को 16,000 लीटर्स पानी फ्री मिलेगा। लेकिन फ्री पानी देने का यहाँ पर एक एनवायरमेंटल इंपैक्ट भी है जिसे हमें भूलना नहीं चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग और लेक्स की रिस्टोरेशन साथ साथ करनी जरूरी है ताकि पानी की कमी ना हो। सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम मनरेगा के वर्कर्स ने राजस्थान और हरियाणा में रेन वाटर हार्वेस्टिंग फैसिलिटीज को डेवलप किया। जुलाई में दिल्ली में 1500 रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स पे काम शुरू हुआ और 2018 में अरविंद केजरीवाल ने सिटी ऑफ लेक्स का एम्बिशियस प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिसमें उनका मकसद था 25 लेक्स को रिस्टोर करना दिल्ली में। इस प्रोजेक्ट के तहत कई लेक्स जैसे कि रजोखरी, द्वारका, तिमारपुर ऑलरेडी रिवाइव की जा चुकी हैं और ऐसा करते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर फ्री वाटर दिया जाएगा, पानी की कमी पड़ जाएगी तो ये पूरी स्कीम फ्लॉप हो सकती है। लेकिन अगर ऐसे ही एफर्ट्स कंटिन्यू रखे गए तो देश एक दिन डेवलप्ड कंट्रीज के लेवल तक पहुंच सकता है, जैसे कि स्वीडन या जर्मनी, जहां पर नलके से निकलने वाला पानी ही ड्रिंकेबल होता है और पब्लिक में बहुत सारे ड्रिंकिंग वाटर फाउंटेन्स लगाए गए होते हैं ताकि कोई भी गरीब इंसान सड़क पर रहने वाला कभी प्यासा ना मरे। इंडिया में भी एक्चुअली में कई पुरानी सिविलाइजेशंस में वाटर कियोस्क हुआ करते थे पब्लिक में, जिन्हें प्याऊ कहते थे। सिमिलर एफर्ट्स किए जा रहे हैं केरला सरकार के द्वारा भी। 2017 में इन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को कहा था कि 5000 से ज्यादा वाटर कियोस्क पूरी स्टेट में सेटअप किए जाए। अगला सवाल उठता है यहाँ पर फ्री बिजली को लेकर। क्या लगता है आपको, फ्री बिजली लोगों का राइट होना चाहिए?
मेरी राय में तो होना चाहिए एक बेसिक अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हर किसी के घर में मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिलेगी तो इसका मतलब है कि वो जो हम कहानियों में पढ़ते हैं कि गरीब लोगों के बच्चे जिनके पास रात को कोई रोशनी नहीं है पढ़ाई करने के लिए, वो स्ट्रीट लाइट्स के नीचे जाकर पढ़ाई करने लग रहे। क्या हम सही में ऐसा देश देखना चाहते हैं? यही कारण है कि दुनिया के कई देशों ने सिमिलर स्कीम्स इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी है। 1993 से लेकर 2019 के बीच में तुर्कमेनिस्तान में फ्री बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस प्रोवाइड किया गया था लोगों को। थाईलैंड और साउथ अफ्रीका जैसे देशों में भी प्रोग्राम्स रखे गए हैं जहां पर गरीब लोगों को 50 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्री दी जाए। लेकिन फ्री बिजली देना, मैनेज कर पाना कोई आसान काम नहीं है। इंडिया में फिर से आम आदमी पार्टी ने स्कीम को पॉपुलर बनाया। दिल्ली में एक लिमिट तक बिजली फ्री रखी गई है, 200 यूनिट तक, जिससे कि लोग इनकरेज होते हैं कि वो बचत करें बिजली की। हर कोई उस लिमिट से नीचे रहना चाहता है ताकि बिजली उनके लिए फ्री हो। लेकिन फिर भी सरकार को काफी खर्चा उठाना पड़ता है। इनफैक्ट सारी सब्सिडीज से अगर कंपेयर किया जाए तो सबसे ज्यादा इसी सब्सिडी में आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में पैसा खर्च करती है। 2019-20 के बजट के अकॉर्डिंग 1720 करोड़ रुपीस इस इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी में जाता है। लेकिन यहां पर भी पॉइंट यही है कि अगर सरकार की इकोनॉमिक्स की मैनेजमेंट बाकी सेक्टर्स में अच्छी है, सरकार के पास इतना पैसा है स्पेंड करने के लिए, तो इसमें गलती क्या है? देखने वाली बात यह होगी कि बाकी स्टेट्स में अब जो ये स्कीम कॉपी करी जा रही है और पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा यही चीज कही जा रही है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस ने भी फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रॉमिस करी है, क्या उनकी पैसों की मैनेजमेंट इतनी अच्छी होगी कि ये मेंटेन करना पॉसिबल हो पाए? ये देखने वाली बात होगी। दूसरा पॉइंट यही है जो मैंने फ्री पानी के बारे में कहा था, बढ़ती डिमांड को मैचअप करने के लिए, एनवायरमेंट पर ज्यादा प्रेशर ना पड़े, इसे काउंटर करने के लिए कॉन्स्टेंटली रिन्यूएबल एनर्जी में और इन्वेस्टमेंट करनी होगी सरकारों को। थैंकफुली इंडिया में जो सोलर एनर्जी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो बड़ी तेजी से बढ़ी है। 2014 में सिर्फ 2.63 गीगावाट्स थी, इस साल 57.7 गीगावाट्स क्रॉस कर चुकी है। अगला फ्रीबी है एक ऐसी चीज जो ऊपर ऊपर से दिखने में बेकार चीज लगेगी लेकिन इसका रिजल्ट अच्छा निकलता है। मैं बात कर रहा हूं फ्री साइकिलों की। नीतीश कुमार ने जब 2006-07 में फ्री बाइसाइकिल स्कीम लॉन्च करी थी लड़कियों के लिए, ये एक्चुअली में एक बहुत बड़ा सक्सेस रही थी। जो लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट था वो 2007 में 70% से नीचे गिरकर 2011 में सिर्फ 20% तक हो गया। मतलब एक्चुअली में जो बिहार में लड़कियां थी जो स्कूल नहीं जा पा रही थी, उन्होंने इन साइकिल्स का इस्तेमाल किया, उन्हें बेसिक एजुकेशन मिल पाई। ये एक बहुत ही अच्छा फ्रीबी था, लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज ये हुई कि इस स्कीम को बंद करना पड़ा पैसों की कमी की वजह से। बजट में पैसों की सख्त कमी पड़ी और इस स्कीम को हटाना पड़ा। इसकी जगह एक ऑल्टरनेटिव प्रपोज किया गया कि साइकिलें देने की जगह एक बस दी जा सकती है जिसे रिजर्व रखा जाए स्कूल और कॉलेज के बच्चों के लिए उस एरिया में। बाद में लालू प्रसाद यादव ने जाकर यही चीज करी थी बसों के साथ। और दिल्ली में भी साल 2010 से ही एक्चुअली में स्पेशल बसेस चलने लग रही हैं, यूनिवर्सिटी स्पेशल जिनका नाम है। अब एक और ऐसी ही कंट्रोवर्शियल चीज जो सुनने में लगता है कि क्या घटिया फ्रीबी है लेकिन उसका इफेक्ट अच्छा हुआ, वो है स्विंग मशीन्स। आसाम में 2010 से 2015 के बीच में करीब 4656 वीवर्स को स्विंग मशीन्स दी गई थी। अब इन मशीनों को कोई औरत सिर्फ अपने पर्सनल काम के लिए इस्तेमाल करे तो ये फ्रीबी अच्छी चीज नहीं होगी, क्योंकि ये कोई नेसेसिटी नहीं हुई फिर। लेकिन इस केस में देखा गया कि औरतों ने इसे अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए इस्तेमाल किया। इसका मतलब ये है कि इस तरीके के फ्रीबीज बांटते वक्त ये ध्यान देना जरूरी है कि लोगों को स्किल भी सिखाई जा रही है, नहीं सिखाई जा रही। पॉइंट यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस तरीके के फ्रीबीज भी अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं अगर इन्हें ढंग से प्लानिंग के साथ किया जाए और इन्हें क्लोजली मॉनिटर किया जाए तो। लेकिन नेक्स्ट अब वो फ्रीबीज आते हैं दोस्तों जो एक्चुअली में वेस्टफुल हैं, अननेसेसरी हैं और जिनका खराब इंपैक्ट पड़ता है समाज पर। मेरी राय में इस कैटेगरी में फ्रीबीज आते हैं जैसे कि गोल्ड दे देना या फिर कलर टीवीज देना। क्या टेलीविजन एक नेसेसिटी है? मुझे नहीं लगता। क्या इससे किसी भी तरीके से समाज पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा? मुश्किल है कहना। आपकी क्या राय है यहाँ पर? सेम चीज मैं कहूंगा फ्री स्कूटीज के बारे में। अब फ्री साइकिल या फ्री बस की टिकटें देने का तुक समझ में आता है कि आप लोगों को बेसिक ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर रहे हो ताकि वो स्कूल तक जा सकें, लेकिन स्कूटीज यहाँ पर एक लग्जरी आइटम हो गया। स्कूटीज की क्या सही में कोई जरूरत है? ये ऐसा हो गया कि फ्री पानी देने की जगह आप फ्री कोल्ड ड्रिंक देने लग जाओ लोगों को। तो जो भी चीजें इस लग्जरी कैटेगरी में आती हैं वो मेरी राय में गलत है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस यहाँ पर बताना जरूरी है आखिरी फ्रीबीज की कैटेगरी से। कुछ फ्रीबीज ऐसी होती हैं जो नेसेसरी नहीं है, बेसिक नेसेसिटी नहीं है, लेकिन लोगों की जनरल हैप्पीनेस के लिए, लोगों के अच्छे के लिए अच्छी होती है। मैं बात कर रहा हूं कि अगर कोई सरकार कोई कल्चरल इवेंट ऑर्गेनाइज करवाए, कोई कल्चरल फेयर ऑर्गेनाइज करवाए या फिर पार्कों में ओपन जिम्स लगाए,
जैसे कि दिल्ली में बीजेपी के अंडर कई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस ने ओपन एयर जिम्स लगाए हैं दिल्ली के पार्कों में। अब पार्कों में जिम जाना कोई बेसिक नेसेसिटी नहीं है लोगों की, लेकिन लोगों के भले के लिए अच्छा है। सिमिलरली आम आदमी पार्टी ने हाल ही में दिल्ली की योगाशाला इनिशिएटिव लॉन्च किया, जिसमें लोगों को फ्री योगा क्लासेस दे रहे हैं। इसी कैटेगरी में अरविंद केजरीवाल की तीर्थ यात्रा स्कीम, जो सीनियर सिटीजन्स के लिए दिल्ली में। इन सारे फ्रीबीज में एक चीज कॉमन है, ये कोई बेसिक नेसेसिटीज नहीं है, इससे कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी ये इस समाज में अच्छे के लिए है। इससे हम यहाँ पर एक बुनियादी सवाल पर आ जाते हैं, अगर सरकार लोगों के भले के लिए काम नहीं करेगी तो किसके भले के लिए काम करेगी? अगर सरकारों के पास इतना पैसा है सरप्लस में, जैसे कि दिल्ली के केस में रेवेन्यू सरप्लस में है, जो सीएजी की रिपोर्ट ने कहा, तो लोगों की हैप्पीनेस में जो नेक्स्ट लेवल की रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें सरकार पूरा कर रही है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। ऑब्वियसली अगर बिहार जैसी स्टेट्स में ऐसा किया जाएगा जहां पे पैसा नहीं है सरकारों के पास इतना खर्च करने के लिए, तो गलत होगा, क्योंकि वहां पर बेसिक नेसेसिटीज को प्रायोरिटी देना बहुत जरूरी है। लेकिन जब एक सर्टेन लेवल ऑफ डेवलपमेंट हो जाती है ऑलरेडी स्टेट में या किसी देश में, तो ये नेक्स्ट लेवल की चीजें उसके बाद आती है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में, क्या आप जानते हैं, फ्री बारबेक्यूज होते हैं। आप अपनी कोई मीट, सब्जियां या पनीर को लेकर जा सकते हो और किसी पब्लिक पार्क में बैठ के बारबेक्यू कर सकते हो। कोई बेसिक नेसेसिटी नहीं है ये, लेकिन हर कोई उसे इस्तेमाल करता है, लोगों को खुशी मिलती है, शेयरिंग बढ़ती है सोसाइटी में। सेम चीज हो गई अगर सरकार कोई म्यूजियम बनाने में पैसा खर्च करे या कोई नेशनल पार्क बनाए जहां पर लोगों को जाना फ्री अलाउड है। अब एक फाइनल हिडन कैटेगरी है फ्रीबीज की, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, वो है बिलियनियर लोगों के लिए फ्रीबीज। जो कैपिटलिस्ट बड़े बड़े अमीर लोग बैठे हैं, उन्हें जो फ्रीबीज दिए जाते हैं। आप पूछोगे उन्हें कैसे फ्रीबीज दिए जाते हैं? उन्हें फ्रीबीज मिलते हैं दोस्तों लोन वेवर्स के फॉर्म में, बेलआउट्स के फॉर्म में। उन्हें भी बड़ी बड़ी सब्सिडीज मिलती हैं, या फिर जमीन बहुत ही सस्ते रेट पर बेच दी जाती है। कुछ लोग इन फ्रीबीज को जस्टिफाई करते हैं ये कहते हुए कि इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बिलियनियर लोग हैं, ये हमें एम्प्लॉयमेंट देने लग रहे हैं, इनसे नौकरियां बढ़ रही हैं देश में, इसलिए उन्हें फ्रीबीज देना ठीक है। लेकिन एक्चुअली में अगर आप डेटा देखोगे तो क्या यहां सही में नौकरियां बढ़ रही हैं? CMIE के डेटा के अकॉर्डिंग जून के महीने में इंडिया में सबसे बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला जॉब्स में एक नॉन लॉकडाउन मंथ में। EPFO की फाइलिंग्स के अकॉर्डिंग इंडिया में जो टॉप 100 यूनिकॉर्न्स हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, उन्होंने सिर्फ 2.72 लाख लोगों के अकाउंट्स में, प्रोविडेंट फंड अकाउंट्स में पैसा डिपॉजिट किया है। इसका मतलब सिर्फ 10% नौकरियां इन्होंने जनरेट करी हैं फॉर्मल सेक्टर में। इतनी सारी कंपनीज, ये इतनी अमीर, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज, और कितनी नौकरियां जनरेट हो रही हैं। PLFS सर्वे 2019-20 के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग जो फॉर्मल जॉब्स थी ऑर्गेनाइज सेक्टर में, वो सिर्फ 9.5% एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, लेकिन GDP का 50% उनके पास जाता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के कंपैरिजन में 9 गुना कम जॉब्स यहां क्रिएट होने लग रही हैं। इस चीज को ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स कहा जाता है, और पिछले कुछ सालों में कई इकोनॉमिस्ट ने दुनिया भर के कहा है कि ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स काम नहीं करती, कि ऊपर बैठे बड़े बड़े लोगों को टैक्स कट दिए जाओ, सब्सिडीज दिए जाओ, बेलआउट्स दिए जाओ, और पैसा ट्रिकल डाउन कर जाएगा आम जनता तक, लेकिन ऐसा होता नहीं है। खुद ही कंपेयर करके देख लो, दिल्ली में अगर आप फ्री इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी, फ्री वाटर की जो सब्सिडी है, फ्री ट्रांसपोर्ट की जो सब्सिडी है, इन सबको एड अप कर दोगे ना, तो भी ये 2500 करोड़ से ज्यादा अमाउंट नहीं बनेगा साल भर का। लेकिन यहां पर एक एक जो बैड लोन माफ किया जाता है किसी बड़े बिलियनियर का, वो कितने में होता है? कभी 5000 करोड़, कभी 7000 करोड़, कभी 10,000 करोड़। दिल्ली सरकार का 2019-20 में 60,000 करोड़ रुपीस का एक्सपेंडिचर था, तो इसमें से सिर्फ 4.1% पैसा एक्चुअली में सब्सिडीज में जाने लग रहा है, जिन्हें आप फ्रीबीज कह सकते हो। तो साफ दिखता है यहां पर जिस फ्री की रेवड़ी में सबसे ज्यादा पैसा बर्बाद किया जा रहा है, वो इन अरबपतियों के पास जा रही है। अब कुल मिला के बात यहां पर यह आती है दोस्तों, फ्रीबीज सही है या गलत? मेरी राय में कुछ बेसिक नेसेसिटीज हैं, वो वाले फ्रीबीज हमेशा सही हैं। उसके अलावा बाकी फ्रीबीज सही हैं या गलत, ये देखने के लिए जज किया जाए कि क्या उनसे स्टार्टिंग लाइन सेम हो रही है, क्या उनसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, या फिर उनसे लोगों की खुशी पर कुछ फर्क पड़ रहा है, समाज में ज्यादा खुशी मिल रही है लोगों को। अगर हाँ, तो वो तभी सही है जब तक वो फाइनेंशियली वायबल है। मतलब इंडिविजुअल केस टू केस बेसिस में देखना पड़ेगा कि कौन सा फ्रीबी यहाँ सही है, कौन सा यहाँ पर गलत है, क्या सिचुएशन आ पड़ी है वहां पर, एक स्टेट में, एक देश में, किस तरीके से उसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर किया जाना चाहिए ये जज करने से पहले कि कोई फ्रीबी सही है या गलत। उम्मीद करता हूं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।